अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। नॉवल 13 खुमार की एपिसोड 12 आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। फरदान हारे हुए इंसान की तरह अपने कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ा गया था। रहमा कमरे में आई तो वो बिस्तर से टेक लगाए आंखें बंद करते हुए लेटा था। उसके बराबर में बैठते रहमा ने उसके बालों में हाथ फेरा। ठीक हैं आप? फरदान ने उसके अल्फाज सुनते आंखें खोलकर उसे देखा, जो ऑफ वाइट सूट पहने ढीला सा बालों का जूड़ा बनाए उसके पास बैठी थी। हमेशा काजल से सजी आंखें आज उसके बिना उदास सी लगी थी। नफी में सर हिलाते फरदान ने अचानक उसकी गोद में सर रखा और उसके पहलू से लिपट गया कि रहमा सांस रोकते उसे देखने लगी, जिसका चेहरा छुपा हुआ था। अपने हाथों को गीला महसूस करते वो चौंकी। हाथों से उसका चेहरा उठाकर अपनी तरफ किया तो देखा उसकी घनी पलकें गीली थीं। वो रो रहा था। फरदान खानज़ादा आज पहली बार उसके सामने ऐसे बच्चों की तरह रो रहा था। फरदान, ये रो क्यों रहे हैं आप? ऐसे नहीं रोते, देखें सब ठीक हो जाएगा, हम आपके साथ हैं ना, हम सब इसरा के साथ हैं। उसे रोते देख बौखलाती वो खुद भी रोने बैठ गई थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा रहमा, वो जिस तरह डर रही है, छुप रही है, नज़र उठाकर अपने भाइयों की तरफ नहीं देख रही, मुझसे नहीं देखा जा रहा। फरदान, देखें हमारी तरफ देखें। रहमा उसका गाल सहलाती उसे पुचकारने लगी, जैसे किसी बच्चे को बहला रही हो। इसरा को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है, हमारे सामने है, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और रही हादसे की बात, तो हम सबको मजबूत होना होगा। अगर हम ही ऐसा करेंगे तो वो कैसे पहले जैसी होगी। उसे एहसास दिलाना होगा कि सब ठीक है, सब पहले की तरह है। उसकी बात सुनते फरदान ने अपने आंसू पोंछे। वो ठीक कह रही थी, और हमें हमारा पागल पठान ऐसे रोता हुआ अच्छा नहीं लगता, वैसे ही दबिंग अच्छा लगता है जैसे आप हैं। अगर अगली बार आप ऐसे रोए ना तो हम आपसे ज़्यादा रोएंगे कि आप खुद को भूलकर हमें चुप कराने बैठ जाएंगे। वो उसका ध्यान भटकाने की खातिर शोख लहजे में बोली तो वो भी मुस्कुरा दिया, फीकी सी मुस्कान जो उसकी असल मुस्कान ना थी, लेकिन रहमा के लिए फिलवक्त वही गनीमत थी। वो उसके बाल सहलाती रही यहाँ तक कि वो आंखें बंद करते सुकून महसूस करता नींद की वादियों में गुम हो गया। उसे देखते रहमा भी बिस्तर से टेक लगाती आंखें बंद कर गई, इस उम्मीद पर कि अगर एक दिन मुश्किल और आजमाइश में डूबा था तो दूसरा दिन मुस्कुराहट और खिलखिलाहट भरा भी ज़रूर आएगा। रात के 12 बज रहे थे, लेकिन कबीर कमरे में नहीं आया था। नरमीन परेशानी से इधर से उधर टहल रही थी, उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन फिर वो इसरा को देखने की खातिर कमरे से बाहर निकली। उसके कमरे के बाहर रुकते उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर देखा तो कबीर उसके बराबर में बैठा उसके बाल सहला रहा था, जबकि वो दवाइयों के ज़ेरे असर गहरी नींद में थी। इसरा के लिए उसकी फ़िक्र देख नरमीन मुस्कुराई। जब वो भी अब खड़ा होता पीछे मुड़ा तो दरवाजे पर नरमीन को खड़े पाया। चेहरा स्पाट था, जबकि काई सी गहरी आंखें थकन और नींद से बोझल हो रही थीं, जो 2 दिन का जागा हुआ था। कबीर कदम बढ़ाता दरवाजे तक आया और उसे सरस से इग्नोर करता वो ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। इतने दिन से उसकी मोहब्बत भरी नज़रों की वो इतनी आदी हो गई थी कि उसे इस रूप में देखना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक नज़र इसरा पर डाली और दरवाज़ा एहतियात से बंद करती वो मुड़ गई थी। कबीर ने खाना नहीं खाया, खाया तो किसी ने भी सही से कुछ ना था, लेकिन कबीर बिल्कुल भूखा था। और ये देख नरमीन के हलक से भी अनाज का एक दाना नहीं उतरा था, जिसे रहमा ने इतना कहा था कि खाना खा ले, लेकिन उसने नहीं खाया था। उल्टा खाली पेट सबका ध्यान रखती काम में मगन थी। जल्दी जल्दी उसके लिए खाना गर्म करती वो कमरे में लेकर गई, जहां नीम अंधेरा हो रहा था और कबीर खानज़ादा बिस्तर पर मौजूद था। आंखों पर हाथ रखे वो सो रहा था या सोने की अदाकारी कर रहा था, नरमीन अंदाज़ा ना लगा सकी। उसके करीब जाते उसने मध्यम आवाज़ में पुकारा, खान। कबीर ने कोई जवाब ना दिया। जब नरमीन उसके हाथ पर हाथ रख गई, लेकिन उसके बावजूद कबीर ने कोई हरकत ना की। वो समझ गई थी कि वो जाग रहा है, लेकिन उसे मुखातिब नहीं कर रहा। आंसुओं का गोला हलक में अटका था, क्योंकि पहले तो वो उसकी आहट सुनते भी जाग जाता था और अब उसके बुलाने पर हिलाने पर भी जवाब नहीं दे रहा था। वो मुड़ते खाना वापस रखने चली गई थी। वापस आई तो वो करवटें बदल रहा था। शायद वो बेसुकून था। नरमीन फ्रेश होते दुपट्टा उतार कर तकिए पर रखती उसकी तरफ करवट लेकर लेट गई, जो अब सीधा लेटा था, आंखें बंद किए। घने बाल जो माथे पर थे, हरी गहरी आंखें पलकों के साए तले बंद थीं, हल्की दाढ़ी में छुपे उनाबी लब साख्त थे। वो बहुत हसीन था। नरमीन प्यार भरी नज़रों से उसे देख रही थी। जब सुबह का मंजर याद करते उसकी आंख से आंसू टूटता बालों में जज्ब हो गया और भी यूं ही उसे देखते देखते आंखें बंद कर गई। उसकी नज़रों की तपिश कबीर खुद पर बाखूबी महसूस कर सकता था। उसे सीने से लगाकर सोने की इतनी आदत बन गई थी कि कबीर बेचैन हो रहा था, लेकिन नरमीन ने जो किया था वो शायद इतनी आसानी से
भुला नहीं सकता था। कुछ ही देर करवटें बदलते उसकी भी आंख लग गई थी। वो दवाइयों के जेरे असर गहरी नींद में सो रही थी जब उसे अपने चेहरे पर किसी के लम्स का एहसास हुआ। उसका दिल घबरा उठा, आंखें खोलने की कोशिश करने लगी लेकिन चाहकर भी खोल ना सकी। लेकिन दिमाग बेदार था। वो उठना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही थी। किसी के होंठों का लम्स पहले माथे पर, फिर आंखों पर और फिर अपनी नाक पर बैठे इस छोटे से तिल पर महसूस हुआ तो वो ऐसा ऐसा नफ़ी में सर हिलाने लगी। हमें छोड़ दें, जाने दें। वो मिनमिनाते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी, लेकिन आंखें बेदार ना हुईं। उसकी ये हालत देख उसके करीब सर उस पर झुकाए बैठा ज़रग़ाम खानज़ादा का दिल अंदर से टूटा था। हे बारबी डोल, मैं हूँ तुम्हारा ज़र, आंखें खोलो प्लीज़। उसका पीला जर्द चेहरा देख ज़रग़ाम ने एक हाथ से उसके गाल को सहलाया था, जबकि आंखें नम होने लगी थीं। उसे ऐसे देख इसरा का जिस्म जो कब से हिचकोले खा रहा था अब साख्त साधा। शायद वो वापस गनुदगी में जा चुकी थी या शायद इस लम्स को पहचान गई थी। ज़रग़ाम ने उसके हाथों को नरमी से अपने हाथों में लेकर सहलाया था और फिर अपने होंठों के करीब करता इन्हें चूम गया था। फिर उसकी उंगलियों को सहलाता सहलाता इन्हें चूमता रहा, यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। तुम मुझे अपने लिए पागल करना चाहती थी ना, तो देखो तुम मुझे पागल करने में कामयाब हो गई हो। वो उसके चेहरे पर झुकता उसके माथे पर होंठ रख गया, जैसे एक सुकून भरी लहर उसके सीने में उतरी। तुम्हें पता है मुझे सुकून नहीं मिल रहा। मुझे वो सुकून चाहिए जब मैं तुम्हें सीने से लगाता था और मेरी आंखें खुद ब खुद नींद की वादियों में उतर जाती थी। मुझे वो सुकून चाहिए जब तुम्हारे करीब आते ही मेरे दिल में लगी आग बुझ जाती थी। मुझे वो सुकून चाहिए जब तुम अपनी मोहब्बत का इजहार करती थी तो मेरे अंदर छुपी वहशतों में सन्नाटा छा जाता था। मुझे वो सुकून चाहिए जब मैं तुम्हारे बालों की महक खुद में उतारता था तो मेरी रूह को तस्कीन मिल जाती थी। वो सुकून मुझसे कहीं खो गया है, मुझे वो सुकून लौटा दो इसरा। वो रोता उसके माथे से माथा टिका गया था जब उसकी आंख से आंसू टूटकर इसरा की आंख पर गिरा। मेरा दिल चाह रहा है कि तुम्हारे बाजू मेरे गिर्द हाइल हों और मैं अपनी सारी उदासी, थकन, खामोशी और तन्हाई तुम्हारे सीने से लगकर आंसुओं के ज़रिए ख़त्म कर दूं और तुम्हारी कुर्बत के हिसार में सुकून की नींद सो जाऊं। वो अपने आंसू साफ करता, उसके पहलू के गिर्द घेरा बनाता, उसकी पेट पर सर टिका गया था। सब ने धुतकार दिया था उसे। अपने रब के बाद इसरा के पहलुओं में सुकून मिला था जो उससे बेतहाशा मोहब्बत के दावे करती थी। सारी तकलीफ़, गम और दर्द भुलाए वो वहीं टिका गहरी नींद में चला गया था, जबकि इसरा भी हर डर तकलीफ़ भुलाए सुकून की नींद में महव थी। सुबह के उजाले हर जगह छा गए थे। जब फजर की नमाज के बाद कबीर ने इसरा के कमरे की राह ली, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलते उसने अंदर कदम रखा तो ज़रग़ाम को उसके करीब देख कबीर के जिस्म में गुस्से की लहर आग बनकर दौड़ी थी। वो उसके करीब जाता गिरेबान से पकड़कर उसे खड़ा कर गया था, जबकि ज़रग़ाम भी इस झटके से आंखें खोलता उसे देखने लगा जो उसका गिरेबान पकड़े 16 बार निगाहों से उसे देख रहा था। कबीर खींचते हुए इसे इस कमरे से बाहर ले गया था, जबकि बाहर लाउंज में आते इसे झटके से ज़मीन पर फेंका था। वो बेतहाशा शर्मिंदगी से ज़मीन में धंसा था, क्योंकि जो उसने किया था वो उसके लिए ख़ुद को कभी माफ़ नहीं कर सकता था। फिर यहाँ रहने वालों की तो वो लाडली थी, वो कैसे बर्दाश्त करते। इसलिए ज़रग़ाम खानज़ादा ने उसके इस रवैये पर उफ़ भी नहीं किया था, वरना कोई उसका गिरेबान पकड़ ले और वो उसे जाने दे ये तो नामुमकिन था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की। कबीर की गुर्राहट सुनते सब एक लम्हे में जागे थे और बाहर आए थे। जो ज़रग़ाम के सर पर खड़ा उसे खून ख्वार निगाहों से घूर रहा था, जबकि फरदान ने ज़रग़ाम को देखा तो अपने गुस्से पर काबू खोता वो उसके करीब आता एक मुक्का उसके मुंह पे मार गया था और फिर कई बार मारा, जो शायद इस सब के लिए तैयार था या फिर वो चाहता था कि उसे तकलीफ़ दी जाए, उसे सज़ा मिले जो उसने किया है। बुरहान खानज़ादा और शाहाना बेगम, राहिमा, नरमीन और घर के बाकी सब अफराद भी कमरे से बाहर आ चुके थे, जबकि ज़रग़ाम को इस तरह घर में मौजूद देख दाजान समेत घर के बाकी सभी मर्दों का खून खौल गया था। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में कदम रखने की ज़रग़ाम खानज़ादा? हमारी बेटी के साथ इतना गलत करने के बावजूद आपका दिल नहीं भरा था जो आप यहाँ भी आ गए। दाजान की सर्द आवाज़ गूंजी थी कि ज़रग़ाम नज़रें उठाने के काबिल ना रहा था। कबीर, इन्हें कहें यहाँ से चले जाएं, वरना हम कुछ बहुत गलत कर बैठेंगे। बुरहान खानज़ादा मुठ्ठियाँ भींचते बोले थे कबीर से, जो खुद ज़रग़ाम के ऐसे देख रहा था जैसे उसे कत्ल कर देगा। कबीर ने आगे बढ़ते उसका गिरेबान पकड़कर उसे खड़ा किया था, जिसका होंठ फट चुका था फरदान की मार से। तू इंसान नहीं है, तू जानवर है, एक घटिया मर्द जो अपनी ही बीवी को भूखे कुत्तों के आगे डाल गया। ये बोलते कबीर ने फिर उसको मुक्का मारा था कि वो ज़मीन पर गिरा था, लेकिन पलटकर कोई वार ना किया, जबकि राहिमा और नरमीन उसकी ये हालत देख आंसुओं से रोने लगी। तू मेरी बहन के लायक कभी नहीं था, जलील इंसान तू कभी नहीं था। लेकिन आप सब, वो ज़रग़ाम को लातों से मारता कहते कहते रुका था और दाजान और अपने बाप की तरफ इशारा किया था। आप सब की वजह से उसकी शादी मेरी बहन से हुई।
جس کے ذمہ دار آپ سب بھی ہیں۔ اس انسان کی فطرت سے میں بچپن سے واقف تھا، میں لیکن کتنا بڑا بے وقوف تھا جو آپ سب کے کہنے پر اس کی شادی اپنی معصوم بہن سے کر دی۔ وہ غراتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ آخری کے الفاظ کہتے کہتے اس کی آواز نم ہو گئی تھی۔ لیکن اب نہیں، میری بہن تیرے ساتھ ہرگز نہیں رہے گی۔ اب میں تجھے زندہ رہنے ہی نہیں دوں گا کہ وہ تیرے نکاح میں رہے۔ زرغام کا گریبان پکڑتے اس نے سامنے پڑی ٹیبل پر اسے پھینکا تھا، جس کے شیشے زرغام کے ہاتھ میں گھسے تھے اور ماتھا ٹیبل کے کونے سے لگتے پھٹا تھا، لیکن اس نے ابھی بھی اف نہ کیا۔ خاموشی سے نظریں نیچے کیے۔ وہ واقعی کوئی مجرم لگ رہا تھا، ایک شرمندگی سے اٹا مجرم۔ کسی نے اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی، جبکہ نرمین پلٹ چکی تھی۔ اس سے یہ سب نہیں دیکھا گیا تھا۔ وہ نیچے اترتے اسرا کے کمرے میں چلی گئی تھی کہ ان آوازوں سے وہ اٹھ نہ جائے۔ داجان نے کبیر کو روکا تھا، جو پاگل سا ہوتے اسے مارے جا رہا تھا کہ زرغام کا چہرہ خونم خون ہو چکا تھا۔ فردان اس کو گریبان سے گھسیٹتا ہوا گھر کے باہر پھینک گیا تھا، جہاں ساری رات سے تیز بارش ہو رہی تھی۔ میری بہن کی شکل بھی دیکھنے نہیں دوں گا میں تجھے، تو ساری زندگی ایسے ہی رولتا پھرے گا، لیکن وہ تجھے اب کبھی میسر نہیں آئے گی۔ زرغام خانزادہ۔ فردان دروازہ بند کرنے لگا تھا جب زرغام اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں نہیں، دیکھو تم میرے ساتھ جیسا سلوک کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن اس کو مجھ سے دور نہیں کرو۔ ساری زندگی میرے پاس کچھ نہیں رہا، اگر وہ بھی چلی گئی تو میں مر جاؤں گا۔ اس کے الفاظ سنتے فردان اور اس کے پیچھے کھڑا کبیر دونوں ہی آپے سے باہر ہوئے تھے۔ جیسا سلوک تو نے کیا ہے وہ اب تیری شکل کبھی نہیں دیکھے گی، اس کے لیے تو مر چکا ہے، تو پھر جا اور مر جا۔ کبیر غرایا تھا کہ زرغام اس کے پیروں میں گرا۔ مجھے پتہ ہے وہ جاگ جائے گی، وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میری آواز سنے گی تو جاگ جائے گی۔ ایک موقع دو مجھے پلیز۔ وہ پیروں میں گرے گڑ گڑا رہا تھا۔ زرغام خانزادہ، جس کی انا سب سے اونچی تھی، وہ آج کبیر خانزادہ کے پیروں میں گرا گڑ گڑا رہا تھا کہ صرف ایک پل کو کبیر بھی حیران رہ گیا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ۔ پیچھے سے آتی اسرا کی آواز سنتے کبیر اور فردان کے ہاتھ تھمے تھے۔ وہ پلٹے تو سامنے کالے رنگ کے جوڑے میں اسرا پیلی زرد رنگت اور ماتھے پر بندھی پٹی سے وہ حیران تاثرات لیے کھڑی تھی۔ جب نرمین اس کے کمرے میں گئی تھی تو اسرا اتنی تیز آوازوں کو سنتے آنکھیں کھول پریشانی سے سب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ نرمین نے دروازہ بند کرتے اسرا کو سنبھالنا چاہا، لیکن باہر کی چیخوں پکار سنتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ نرمین کے روکنے سے بھی وہ نہیں رکی اور باہر آ گئی، اور باہر یہ سب دیکھ اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ جب کبیر اور فردان پلٹے اور حیرت سے اسے دیکھنے لگے، جبکہ اس کی نظریں سامنے خون میں لت پت کبیر کے پیروں میں بیٹھے زرغام پر پڑی تو وہ بھاگی ہوئی اس کے پاس آئی۔ سب حیران کن نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ زرغام کی حالت بھی کچھ الگ نہ تھی۔ اس کے سر سے بہتا خون، ہاتھوں سے بہتا خون، پھٹا ہونٹ، اتنا خون دیکھ اسرا کی حالت خراب ہوئی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھے زرغام کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتی اس کے زخموں کو دیکھنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگ یہ سب؟ آپ اٹھیں۔ اسرا اس کو سنبھالتی اس کے قدموں پر کھڑا کرنے لگی تو کبیر نے اسرا کو سنبھالا، جو خود لڑکھڑا رہی تھی۔ گڑیا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کریں، اسے میں دیکھ لوں گا۔ کبیر کی آواز پر پلٹتے اسرا نے شکوہ کناں نگاہوں سے اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ کیا دیکھ لیں گے لالا آپ؟ یہ دیکھ لیں گے، میرے شوہر ہیں یہ، اور آپ نے ان کی یہ حالت کر دی۔ آپ کو تھوڑا سا بھی ترس نہیں آیا ان پر؟ آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ یہ آپ کی بہن کے شوہر ہیں؟ اس کے الفاظ سن زرغام نے آنکھوں میں نمکین پانی لیے اسے دیکھا تھا، جو اپنے بھائی کو شکوہ کے نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی دیوار بن کر۔ گڑیا، تم اس کی حمایت لے رہی ہو جس نے میری بہن اپنی عزت کو بیچ راستے میں چھوڑ دیا، ان کتوں کے سامنے پھینک دیا۔ تم اس انسان کو اپنا شوہر کہہ رہی ہو؟ یہ شوہر کہلانے کے لائق ہے؟ کبیر دبی دبی آواز میں گرجا تھا اس پر۔ کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ اسرا نے کبیر سے سوال کیا تو کبیر نے اسے ایسے دیکھا جیسے یہ سوال مجھ سے پوچھنے کا ہے یا اپنے شوہر سے۔ میں بتاتی ہوں آپ کے کہ کیوں کیا ایسا، آپ کی وجہ سے۔ وہ کبیر کے سینے پر انگلی رکھتے چیخی تھی اور پھر سب کی طرف اشارہ کر گئی۔ آپ سب کی وجہ سے۔ کبیر اور باقی سب ساکھ سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیوں داجان؟ بولیں، کیا آپ نے ہمیشہ سے انصاف کیا ہے؟ پنچایتوں میں انصاف کرتے کرتے آپ اتنے مگن ہو گئے کہ اپنے بچوں میں انصاف نہ کر سکے۔ وہ داجان کی طرف منہ کرتے دھیمی آواز میں بولی تو وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ آپ سب کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ کیا زرغام آپ کے کچھ نہیں لگتے تھے جو آپ نے ایسا سلوک کیا؟ ہمیشہ انہیں ایسے نظر انداز کیا جیسے صرف کبیر لالا ہی اس گھر میں ایک بیٹے ہیں اور دوسرا کوئی نہیں۔ بچپن سے ہر چیز میں ناانصافی کی ہے داجان آپ نے۔ آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ آپ کب کب ناانصافی کر جاتے ہوں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اسی نظر اندازی میں گزری ہے زرغام کی زندگی، اسی غرور کو برداشت کرتے گزری ہے زرغام کی زندگی۔ آخری جملہ وہ پھر کبیر کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی جو ساکھ تو جامد کھڑا تھا۔
हमेशा ये अकड़ लाला, हमेशा। ये तो सोच लेते अब आपकी बहन का शौहर है, अब तो इससे रिश्ता ठीक कर लूं। वो नम आंखों से बोली तो कबीर पलकें झिपकाते उसे देखने लगा। दाजान की तरफ पलटते वो उनके करीब गई। नहीं दाजान, एक औलाद की मोहब्बत में इतने भी नहीं डूबते कि बाकी सबको भूल जाओ। कुछ बच्चे तो नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो अकेले होते हैं वो नहीं कर पाते दाजान। वो हसास हो जाते हैं बड़ों के रवैयों से, और उसी की बर्दाश्त करते करते वो ऐसे हो जाते हैं जैसे आज ज़र हो गए। जब एक पेड़ को पानी देना आप भूल गए थे तो उसकी जड़ें कमज़ोर होने पर कसूर उसका क्यों है? आप सबने मिलकर ऐसा ज़रगाम बनाया है, तो अब ऐसे को क्यों धुतकार रहे हैं इन्हें? आप सब इनके कसूरवार हैं, और उल्टा उन्हीं को ये हाल कर दिया आपने। खुद सोचें दाजान कि आपने कब कब और कहाँ कहाँ उनके साथ नाइंसाफ़ी की है। मुझसे बेहतर आप जानते हैं मेरी हालत के ज़िम्मेदार अगर ज़र हैं तो इनका ज़िम्मेदार कौन हुआ? नहीं दाजान, आप सब कसूरवार हैं। एक इंसान को ऐसा बनाने में आप सब कसूरवार हैं। वो दाजान को देखते कबीर की तरफ पलटी थी, जो नज़रें ज़मीन पर टिकाए शायद बाकी शर्मिंदगी में गढ़ा था। और जो मेरे साथ हुआ वो मेरा और मेरे शौहर का मामला है। मैं इन्हें माफ़ करूं या ना करूं, ये हम दोनों का ज़ाती मसला है, उसके बीच कोई कुछ नहीं बोलेगा। कबीर की तरफ देखते इसरा ने जताने वाले लफ्ज़ों में कहा था, और पलटकर ज़रगाम को देखा था जो सख्ते की हालत में खड़ा उसे देख रहा था, जो आज इस हाल में भी इतनी मुश्किल हालातों से गुजरने के बाद भी उसके लिए खड़ी थी। जब आज कोई उसके साथ नहीं था, लेकिन वो आज भी उसके साथ खड़ी थी। ज़रगाम की आंख से आंसू बहता उसकी दाढ़ी में जज्ब हुआ था। उसकी मोहब्बत तो आसमानों को छूती थी, और ज़रगाम खानज़ादा उसके सामने किसी चूंटी के बराबर भी ना था। उसको थामती इसरा अपने साथ लिए अंदर आई थी और सोफे पर बिठाया था। जब सब हैरान नज़रों से उसे देखने लगे, इसरा जो कुछ भी हुआ हम समझते हैं, लेकिन ये इंसान इस मोहब्बत और इस फिक्र के लायक नहीं है जो आप उसे दे रहे हैं। फरदान से उसकी फ़िक्र भरा अंदाज ज़रगाम के लिए बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लाला प्लीज़, मैं आपकी बहन हूँ, इसलिए आपको सिर्फ मेरी तकलीफ़ नज़र आ रही है, लेकिन जो ज़र के साथ हमेशा से होता आया है और सारी ज़िंदगी जो एहसास कमतरी उन्होंने बर्दाश्त की है, वो आप सब में से किसी ने नहीं देखा। इसलिए प्लीज़ अब मेरे शौहर के बारे में इस तरह अगर किसी ने बात करी या उन पर हाथ उठाया तो फिर आप समझ लीजिएगा कि आपकी बहन इस हादसे में मर गई। उसके इतने सख्त अल्फाज सुनते सब दहल गए थे, यहाँ तक कि ज़रगाम का दिल ऐसा लगा जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया हो। वो साफ नज़रों से इस लड़की को देख रहा था जो उसके सामने चट्टान बनकर खड़ी हो गई थी, उसके लिए अपने घर वालों तक से लड़ गई थी। आज वो इस लम्हे लम्हे में हैरान कर रही थी कि ज़रगाम खानज़ादा उसके इश्क की गहराइयों में खुद को ढीला छोड़ गया था। रहमा आपू प्लीज़ फर्स्ट एड बॉक्स लाएं, वो अपने आंसू रोकती रहमा से बोली। तो वो भागी हुई अपने कमरे से ले आई और इसरा ज़रगाम को लिए अपने कमरे में चली गई। पीछे खड़े बाकी सब सख्ते की हालत में थे, ख़ास तौर पर दाजान और कबीर खानज़ादा। वो वाकई मगरूर था, हर चीज़ इतनी आसानी से बेहतरीन जो हासिल हो जाती थी और उसे वाकई गरूर हो गया था। लेकिन उसकी इस मगरूरियत ने ज़रगाम खानज़ादा की शख्सियत को बहुत असरअंदाज किया था। ये सब सोचते कबीर खामोशी से अपने कमरे की तरफ चला गया था, जबकि दाजान वहीं सोफे पर ढह गए थे। ये क्या हो गया था उनसे? वो वाकई हमेशा कबीर कबीर करते आए थे। कबीर के अलावा कोई दूसरा लफ्ज़ उनकी ज़ुबान पर आता ही नहीं था। उन्होंने तो ये तक ना सोचा कि ज़रगाम, जो हमेशा से पंचायतों में उनका सीधा हाथ बना रहता था, उसे सरदार की कुर्सी थमा दें। वो तो उसके लिए भी इतने सालों तक कबीर का इंतज़ार करते रहे, जो उन सब से दूर भागता था। बचपन के मनाजिर उनकी आंखों के सामने घूमने लगे। जब वो और फरदान कोई गलती कर जाते तो 2 थप्पड़ उनको तो पड़ जाते थे, लेकिन कबीर को हमेशा प्यार से समझाया जाता था। वो वक्त याद आया जब उसे और कबीर को एक ही चीज़ पसंद आती थी और वो कबीर के हाथ में थमा देते थे कि वो बड़ा है। इन्हें वो वक्त भी याद आया जब बाहर स्टडीज़ के लिए ज़रगाम ने अप्लाई तक कर दिया था, लेकिन उसकी मोरे ने कह दिया था कि दाजान इजाज़त देंगे तो जा सकते हैं आप, और दाजान ने साफ मना कर दिया था कि कबीर बड़ा है, उसे इजाज़त मिल गई, उसके अलावा किसी को ये इजाज़त नहीं मिलेगी। दाजान ने कहाँ कहाँ ये नाइंसाफ़ी ना की थी, जिसके बाइस एक इंसान की शख्सियत इतनी मुतासिर हो गई कि वो अपने ही रिश्तों से नफ़रत करने लग गया। देखा जाता तो सारा कसूर ही दाजान का था, कबीर की शख्सियत को मगरूर बनाने में भी और ज़रगाम की शख्सियत को जहर बनाने में भी। वो आंसू साफ करते बुरहान खानज़ादा और रिजवान खानज़ादा की तरफ हाथ बढ़ा गए थे, जो इन्हें सहारा देते उनके कमरे में ले जाने लगे। जब वो रुके और पीछे मुड़कर फरदान को देखा, वो इस घर के दामाद हैं, उनकी खातिर तवाज़ो में कमी नहीं रहनी चाहिए, फरदान को कहते वो अपने कमरे में चले गए। कबीर अपने कमरे में आते स्टडी टेबल का दरवाज़ा खोलते अंदर चला गया और उसे लॉक कर गया। नरमीन उसके पीछे आई, लेकिन दरवाज़ा लॉक देख वो वहीं रुक गई। वो कबीर को समझाना चाहती थी कि इसरा ठीक कह रही है। वो वाकई इस कदर मगरूर हो गया था कि इस सब से एक इंसान की शख्सियत असरअंदाज हुई है, जबकि उसके बरअक्स
कबीर कमरे में बैठा वाकई अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। शादी से पहले तक तो सब बिला वजह था, लेकिन शादी के बाद उसके दिल में ये बात अटकी थी कि उसने नरमीन पर नज़र रखी थी, और यही बात थी कि कबीर उससे अपना रिश्ता ठीक करने के बारे में सोच भी नहीं सका, और वो शख्स इन सब महरूमियों में नफ़रत की आग दिल में पैदा कर गया। लेकिन आज कबीर ने उसकी आंखों में अपनी बहन के लिए जो मोहब्बत देखी थी, वो चाहकर भी उसे नज़रअंदाज नहीं कर सका था, वरना ज़रगाम खानज़ादा मगरूरियत में अपनी मिसाल आप था, लेकिन वो उसके सामने झुक गया, अपनी नफ़रत के सामने, कबीर खानज़ादा के सामने। और ये बात हर बात से ऊपर थी कबीर के लिए। वो वहीं सोफे से सर टिकाते आंखें बंद कर गया था। ज़रगाम खानज़ादा की कहानी में वो वाकई गलत था।